जय हिंद बच्चों, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात करते हैं आज का टॉपिक पार्ट थर्ड का, जिसमें आपको जलमार्ग या जल प्रवाहन के बारे में मैं बता रहा हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने बताया, आज मैं जल प्रवाहन के बारे में बता रहा हूँ। बाबू इसमें क्या है ना कि जल परिवहन से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आता है कि जल परिवहन होता है क्या। जल परिवहन एक वैसी परिवहन है जो वस्तुओं को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के जल मार्गों के माध्यम से ले जाया जाता है। ये क्या हो गया, जल परिवहन हो गया। जल परिवहन कैसी परिवहन है, यह सस्ती परिवहन एवं सस्ती एवं सुलभ साधन परिवहन है। सस्ती एवं सुलभ साधन परिवहन है। इसके अंतर्गत प्रमुख साधने हैं जैसे नौकायान, स्टीमर, जलयान। ये जो अगर एग्जाम में आता है कि जो साधन होती है जल परिवहन का, कौन कौन साधनों से जल परिवहन हम कर सकते हैं, तो इसमें नौकायान, स्टीमर एवं स्टीमर के बाद जलयान से हम कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं जलमार्ग। बाबू दो प्रकार के होता है। मुख्य रूप से जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक जलमार्ग होते हैं, एक समुद्री जलमार्ग होते हैं या महासागरीय जलमार्ग। एक आंतरिक या अंतर जलमार्ग या तो समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, पहला आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ होते हैं। आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं नदी, झील, नहर, पर्याप्त रूप में गहराई, मतलब पर्याप्त रूप में जल होना चाहिए जहां पर आंतरिक जलमार्ग होता है। जैसे हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख आंतरिक जलमार्गों की बात करते हैं, जिसमें 6 प्रकार के मैं लिख दिया हूं। ज्यादातर देखिए आंतरिक जो जलमार्ग होता है आपको नदियों में होता है और झीलों में होता है, जो मैं लिखा हुआ हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप का आंतरिक जलमार्ग। यूरोप का आंतरिक जलमार्ग जो है आपका नदी में होता है। जैसे यहाँ पर यूरोप का नदी लिखा हुआ है, राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, डेनू नदी, डोनो नदी, निवर नदी, निस्टर नदी। अगर एग्जाम में आता है कि यूरोप का प्रमुख नदियां बताया जहां आंतरिक जलमार्ग होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। इतना नदी के नाम लिखा हुआ है, 5-6 को आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जर्मनी में एक राइन नदी है, बहुत प्रचलित है। वहां पर ज्यादातर कोयला की व्यापारी होती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आन जान होता है। तो उस व्यापारी के माध्यम से कोयला ज्यादातर में आयात और निर्यात होता है उसी नदी के माध्यम से, मतलब उसी नदी पर। तो इसीलिए उसे क्या बोला गया है, कोयला नदी भी कहा गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। अब राइन नदी प्रमुख पढ़ने के लिए विश्व के आंतरिक जलमार्ग में राइन नदी आपको प्रमुख पढ़ना है। जैसे राइन नदी आपको 4 देशों से होकर गुजरती है। पहला नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड से होकर गुजरती है। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड से राइन नदी निकलती है। जैसे कि हम बात करते हैं नीदरलैंड से जो अस्ट्राग्राम से जो स्विट्जरलैंड के अस्ट्राबर्ग तक जाती है। देखो यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे। देखिए यहाँ जो क्षेत्र हो गया आपका नीदरलैंड, ठीक है। इस स्थान का नाम अगर बोला जाए तो अस्ट्राड्रम है, ठीक। इस स्थान का नाम अगर बोला जाए तो अस्ट्राडम, और इस स्थान के अगर नाम अगर बोला जाए तो अस्ट्रावर्ग। बाबू इसमें ध्यान देना, ठीक है। एक कौन सी नदी है, राइन नदी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नीदरलैंड से होकर यहाँ पर जर्मनी के बाद फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड। कहाँ है, देखिए स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड। यहाँ से अस्ट्राड्रम से होकर अस्ट्रावर्ग तक जाता है, नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड तक जाता है। तो इसमें इस नदी को नाम क्या है, राइन नदी। अब इसके बाद जो यहाँ पर पड़ता है भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ता है, भूमध्य सागर पड़ता है। और इसके बीच मतलब कि जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया है। जब यहाँ नदी यहाँ तक हद हो जाता है तो इसको भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाता है, जिसका नहर का नाम है राइन रोन नहर। और एग्जाम में आता भी है कि राइन नदी से जोड़ने वाली
भूमध्य सागर में जो नहर होता है उसका नहर का नाम क्या है? तो नहर के राइन रोन नहर, यहाँ पर लिखा भी है रोन राइन नहर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। एग्जाम के रिलेटिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अस्ट्राग्रम और अस्ट्राबर्ग से रोन नहर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये दोनों चीज एक ही लिखा हुआ है, तो दिमाग में रखना है कि जो आपको जर्मनी में है राइन नदी है, जिसे कोयला नदी भी बोला जाता है, और ये अस्ट्राडम से होकर अस्ट्राबर्ग तक जाता है। जो अस्ट्राडम जो आपको नीदरलैंड से होकर जर्मनी होते हुए फ्रांस होते हुए स्विट्जरलैंड तक जाता है। उसके बाद राइन रोन नहर होते हुए भूमध्य सागर में जाकर पानी गिर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की आंतरिक जलमार्ग के सेकंड में उत्तरी अमेरिका की जलमार्ग। देखिए उत्तरी अमेरिका की जलमार्ग की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो आपकी कनाडा और यूएसए के बीच, कनाडा एवं यूएसए के बीच मतलब कि कुछ झीलें हैं, कनाडा और यूएसए के बीच में कुछ झीलें हैं, उसी पर क्या होता है आंतरिक जलमार्ग होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाया जाता है। इसे देखिएगा आप कि कनाडा और कनाडा के बगल में नीचे यूएसए है, देख रहे होंगे। कनाडा के बगल में क्या है आप यूएसए है, जो आपको इसके बीच में जो नहर झील पड़ती है जिसका नाम है सुपीरियर झील, हुरोन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ऑन्टारियो झील, ऑन्टारियो झील। उसके बाद झील जो है आपका पांच प्रमुख झीलें हैं जो आपको उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। उत्तरी अमेरिका से आपको यूएसए को जोड़ता है। यूएसए कहाँ पड़ता है आपको? मध्य अमेरिका में पड़ता है। इसके बीच में जो झील होती है उसी से आपको आंतरिक जलमार्ग होते हैं, व्यापारी होते हैं। नेक्स्ट अगर बात हम करते हैं तीसरा नंबर दक्षिणी अमेरिका का। देखिए दक्षिणी अमेरिका कोई खास नहीं रहा। पहले वहां पर एक अमेजन नदी है, ब्राजील में एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी पर आंतरिक जलमार्ग होती है। क्यों नहीं खास रहा? पनामा नहर बनने के बाद इसको उतना व्यापार यहाँ पर होने जाने नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर उतना खास नहीं है। इसलिए अगर पूछा जाता है एग्जाम के माध्यम से कि दक्षिणी अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग कहाँ होती है, तो अमेजन नदी पर होती है। और उत्तरी अमेरिका में अगर होती है कहाँ होती है? सुपीरियर झील, हुरोन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, उसके बाद ऑन्टारियो झील, ये सब होता है आपको आंतरिक जलमार्ग होता है। उसके बाद बाबू हम बात करते हैं चौथा नंबर अफ्रीका। अफ्रीका महादेश जो है आपका, अफ्रीका महादेश में आपको नील नदी, कांगो नदी, जायरे नदी और नाइजर नदी के पास जो होता है, इस पर जो क्या होता है आंतरिक जलमार्ग होता है। अगर एग्जाम के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि अफ्रीका महादेश में कहाँ पर आंतरिक जलमार्ग होते हैं, तो बोलेंगे आप बोल सकते हैं कि आप नील नदी, कांगो नदी, जायरे नदी, नाइजर नदी पर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया, अपना महादेश की बात करते हैं, जिससे चीन में होंगो, यांगची यांग एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा नदी पर क्या होता है आंतरिक जलमार्ग होता है। प्रमुख रूप से यही याद कीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में छठा नंबर याद कीजिएगा आंतरिक जलमार्ग में। ऑस्ट्रेलिया में बाबू आंतरिक जलमार्ग दो नदियों पर होती है। कौन कौन नदी है? मारे नदी एवं डार्लिंग नदी पर होती है। मारे नदी एवं डार्लिंग नदी पर होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है ज्यादातर कि आप एशियाई जैसे आप महादेशों को याद कर लीजिए किस किस नदी पर होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आंतरिक जलमार्ग नदियों एवं झीलों पर होता है, इसलिए ज्यादातर नदियों एवं झीलों के नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू महासागरीय जलमार्ग। महासागरीय अगर जलमार्ग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर आप देखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जो सबसे पहले ये जो है सबसे व्यस्त समुद्रीय जलमार्ग है। अगर आंतरिक जलमार्ग में अगर बात की जाए तो राइन जो नदी है वहां पर क्या है व्यस्त जलमार्ग है। और इसमें अगर बात की जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। ये जो कहाँ पड़ता है आप देख रहे होंगे, ये जो पड़ता है आपको पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका को
जोड़ता है। पश्चिमी यूरोप से आपको उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। जैसे पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब देश हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब देश से आपको उत्तरी अमेरिका जैसे कनाडा को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है ये सब। और ये जो होता है विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे बेस के महासागरीय जलमार्ग है, जो आपको कौन पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पड़ता है। ये जितने भी व्यापारी या जलयान पूरे विश्व का 25% जलमार्ग यहीं पर होता है, मतलब व्यापारी यहीं पर ही होता है। हम बात करते हैं विश्व की 50 बड़े बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो 30 बड़े बंदरगाह इसी जलमार्ग में है, इसी जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग में है। ये एग्जाम के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात किया था कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट दूसरे नंबर पर भूमध्य सागर व हिंद महासागर जलमार्ग। बेटा इसमें बात हमको करना इसमें यह है कि भूमध्य सागर एवं जो हिंद महासागर जलमार्ग है, इसमें क्या होता है कि विश्व की सबसे लंबी व्यापारी मार्ग है, जो आपको पश्चिमी यूरोपीय देश से होते हुए पूर्वी अफ्रीका से जाकर आपको दक्षिणी एशियाई देश से होकर आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश में इनकर जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है इस पर, आप स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, बहुत आपको एग्जाम के रिलेटिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी यूरोपीय देश से, जैसे औद्योगिक देश हो गया, जो आपको पूर्वी अफ्रीका और एशियाई देश से ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड को जोड़ता है। ये देखिए इसमें क्या है कि आप बीच में जो सुएज नहर बन गया, मैं सुएज नहर और पनामा नहर का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, समझे, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो बात हम करते हैं, नेक्स्ट वाली बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं, उत्तरमासा अंतरिक्ष जलीय मार्ग। जो उत्तरमासा अंतरिक्ष जलीय मार्ग जो है पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के अर्जेंटाइन एवं उरुग्वे तक जोड़ता है। देखिएगा आप ये देख रहे होंगे कि आप पश्चिमी यूरोप देश से जुड़ा, और जुड़ने के बाद आपको जो अफ्रीका के देश से गया, फिर इधर आया दक्षिण अमेरिका में आने के बाद ब्राजील अर्जेंटीना तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट वाली बात हम करते हैं, चौथा नंबर दक्षिणी अटलांटिक समुद्रीय जलमार्ग। ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों से दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों से क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट वाली बात करेंगे खाड़ी कैरेबियन जलमार्ग। ये जो होता है बाबू आपको पश्चिमी यूरोप को कैरेबियन सागर के तट देशों तक जोड़ता है। देखिए अब कैरेबियन सागर की अगर बात आए तो कहाँ पर कैरेबियन सागर है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो सागर है, कैरेबियन सागर के पास जो पनामा नहर बना हुआ है, समझे, मैं जिक्र करूंगा उस समय अच्छे से। इसमें याद रखिएगा कि खाड़ी की कैरेबियन जलमार्ग जो है आपको कहां से पश्चिमी यूरोप से कैरेबियन सागर तट को जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं छठा नंबर कि प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन इसमें क्या है महत्वता धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। इसका कारण भी लिख दिया है मैं। अब ये जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग, जैसे उत्तरी अमेरिका को जो पश्चिमी भाग है, आपको पश्चिमी भाग से पूर्वी एशिया के भागों को जोड़ता है, पूर्वी एशिया के भागों को जोड़ता है, जिसमें पूरी व्यापारी की अगर बात किया जाए तो 12% फैला हुआ है विश्व की, इसमें 12% करता है। देखो कारण इसमें क्या है कि जो प्रशांत महासागर है, जिसमें एक द्वीप है, होनोलुलु द्वीप है, जिसे हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। पहले इसका महत्वता रहता था, हवाई द्वीप को महत्वता रहता था। जब पनामा नहर 1904 में जब बनना शुरू हुआ, 1914 में इसकी गठन हो गया, तो इसके बाद इसकी महत्व क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वहां पर द्वीप सिर्फ है तो आपको होनोलुलु भी द्वीप ही एक है बस, और कोई द्वीप नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका महत्व घटने का कारण क्या है। एग्जाम में आता है कि प्रशांत महासागर जलमार्ग की महत्व घटने का कारण क्या है। देखिए जितना भी हमने बताया कि जितना भी औद्योगिक देश हैं जो पश्चिमी यूरोप के बीच है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस,
जो जितना भी बहुत बड़े बड़े देश हैं जो आपको यूरोपीय महादेश में है। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो आपको यूरोप एवं अमेरिका के अटलांटिक तट पर ही है। तो जब यहाँ पर है तो यहाँ क्यों जाएंगे, इसलिए इसका महत्व क्या हो गया, कब हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर की बात करते हैं, प्रशांत महासागर में व्यापारी का महत्व कोई द्वीप ही नहीं है। द्वीप एक है जो आपको होनोलुलु में द्वीप बताया, जो पहले इसका महत्व था, लेकिन जब पनामा नहर बना तो उसका महत्व इसका घट गया। अब होनोलुलु द्वीप जो है ये जो पनामा नहर से ही डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो यहाँ इससे क्या मतलब है, उतना मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि यहाँ पर जापान को, एशिया महादेश में जापान को छोड़कर कोई विकसित देश है ही नहीं, तो किस लिए इसका उपयोग करेगा प्रशांत महासागरीय जलमार्ग का। तो इसीलिए इसका महत्व, दो इंपॉर्टेंट महत्व है, एग्जाम के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि स्वेज नहर और पनामा नहर के अंतर और उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, जो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।